स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द एलपीजी के सप्लाई के पर्सपेक्टिव से है। टू हमारे जो एलपीजी कार्गो वेसल्स हैं उनके द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एरिया को क्रॉस किया गया। वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जिसके ऊपर ईरान ने अपना कंट्रोल है वो सेटअप किया है। स्टूडेंट्स एक जो कार्गो वेसल है उसका नाम है शिवालिक और अदर जो कार्गो वेसल है उसका नाम है नंदा देवी। अब देखिए कि ये हमारे यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, उनके नेम के ऊपर इन कार्गो वेसल्स का जो नाम है वो रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जिसके ऊपर ईरान ने अपना कंट्रोल सेटअप किया है, क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो ईरान का टेरिटरी है क्या? स्टूडेंट्स ये ईरान का टेरिटरी तो नहीं है, एक इम्पोर्टेंट वाटरवे है जिसके थ्रू पर्शियन गल्फ के जो कंट्रीज हैं वो अपना जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है उसको कैरी आउट करते हैं। और आप देखिए कि जो पर्शियन गल्फ के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे यूएस के जो बेसेज हैं वो सिचुएटेड हैं और यूएस के द्वारा ही ईरान का जो टेरिटरी है उसके ऊपर में अटैक है वो किया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ईरान का ये टेरिटरी है वो नहीं है। सेकंड आप देखिए कि पर्शियन गल्फ के जो कंट्रीज हैं उनका ऑयल एंड गैस है वो इसके थ्रू सप्लाई हुआ करता है। यूएस के जो बेसेज हैं वो सिचुएटेड होने की वजह से यूएस को प्रेशराइज किया जा सके, ग्लोबल जो सप्लाई है उसको डिस्टर्ब किया जा सके, जिससे कि जो ग्लोबल कंट्रीज हैं वो एक प्रेशराइज यहाँ पे जो प्रेशर है उसको क्रिएट करे यूएस के ऊपर में, ईरान के ऊपर उनके द्वारा अटैक है वो ना किया जाए। तो इस वजह से इस स्टेट ऑफ हॉर्मूज को जो कंट्रोल है वो उनके द्वारा किया गया। अब कंट्रोल किस वजह से पॉसिबल हुआ है? क्या ईरान का जो टेरिटरी वो नियर बाई एरियाज के अंदर में सिचुएटेड है? अब देखिए कि कोई भी जो स्ट्रेट है दो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज को कनेक्ट किया करता है। तो इस स्ट्रेट के द्वारा पर्शियन गल्फ को कनेक्ट किया जाता है अरेबियन सी के साथ में या गल्फ ऑफ ओमान के साथ में। तो आप देखिए कि पर्शियन गल्फ को जो गल्फ ऑफ ओमान के साथ में ये कनेक्ट करता है और इन बोथ वाटर बॉडीज के अंदर में ईरान का जो एरिया है वो आया करता है। ईरान का जो टेरिटरी है बोथ वाटर बॉडीज से अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो इसी वजह से ईरान को एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज है यहाँ पे इस हॉर्मूज का जो स्ट्रेट है उसको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें हमारे यहाँ पे जो गैस का जो सप्लाई है उसके लिए, तो आप देखिए कि 40% के आसपास हमारे यहाँ पे जो गैस का जो प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक वे के थ्रू हुआ करता है और 60% का जो गैस का जो हमारे यहाँ पे डिमांड है जिसको कि हम इम्पोर्ट के थ्रू फुलफिल हैं वो किया करते हैं। आउट ऑफ द ये जो 60% है उसके अंदर में 90% का जो गैस का जो इंपोर्ट है वो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू ही लाया करते हैं। जो पर्शियन गल्फ के कंट्री हैं, कतर है, कुवैत है, वहाँ से हमारा जो गैस का जो सप्लाई है वो हुआ करती है। अब यहाँ पे जो डिस्टरबेंस होने की वजह से इंडिया के अंदर में भी जो एसेंशियल सप्लाई है उसके रिगार्डिंग में किसी ना किसी तरीके से जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हुए हैं। गवर्नमेंट ने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको यूज करते हुए यहाँ पे जो कंटिन्यूस सप्लाई किया जा सके उसको उसके रिगार्डिंग में कुछ डिसीजंस हैं वो लिए हैं। अगर हम अल्टरनेटिव एरियाज के बारे में रीड करें जिससे कि हम पर्शियन गल्फ को यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज का जो एरिया है उसको बाईपास कर सकें, अदर कंट्रीज से ऑयल है जो गैस है उसको हम इंपोर्ट कर सकें। तो आप देखिए कि जो यूएस है वो एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। यूएस के अलावा स्टूडेंट्स जो नॉर्वे नाम का जो कंट्री है वो भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है गैस का जो एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम वेस्ट एशिया के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि यूएस के द्वारा पर्शियन गल्फ के अंदर ही ईरान का एक आइलैंड है जिसके थ्रू वो अपना जो ऑयल का जो सप्लाई है वो किया करते हैं। आइलैंड का जो नाम है वो है खर्ग आइलैंड। तो ये जो खर्ग आइलैंड है जिसके ऊपर में यूएस ने अटैक किया है ईरान का जो ऑयल का जो एक्सपोर्ट है उसको इम्पैक्ट करने के लिए, ईरान के द्वारा यहाँ पे इसके रिटेलिएशन में क्या किया गया, यूएस का जो एम्बेसी है उसके ऊपर में उन्होंने मिसाइल का अटैक किया। इसके अलावा आप देखिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वहाँ पे भी जो ऑयल का जो फैसिलिटी है उसको भी ईरान के द्वारा अटैक है वो किया गया। तो ये अटैक एंड काउंटर अटैक है जो कंटिन्यूअस यूज के अंदर में है। एग्जाम के पर्पज से आपको क्या पता होना चाहिए, खर्ग आइलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो आइलैंड है पर्शियन गल्फ के अंदर में है। ईरान का एक मेन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है जो कि डीप सी के अंदर में होने की वजह से वहाँ पे जो कार्गो वेसल है वो आसानी से पहुँचते हैं, आसानी से जो एक्सपोर्ट है वो कैरी आउट हुआ करता है। तो आइलैंड का जो नेम है वो आपको मैक्सिमम यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स राज्यसभा का जो वोटिंग है उसके बारे में है। हरियाणा के जो एमएलएज हैं उनको किसी अदर स्टेट के वहाँ पे शिफ्ट किया गया था एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। पॉलिटिकल पार्टी का कंसर्न यही था कि जो एमएलएज हैं उनका पोचिंग हो सकता है राज्यसभा इलेक्शन के अंदर में।
क्योंकि राज्यसभा का जो वोटिंग प्रोसेस हुआ करता है, उसके अंदर में अगर किसी एमएलए के द्वारा पार्टी के लाइन से आप देखिए कि डिफरेंट जाते हुए कोई वोटिंग किया जाता है, तो उनके अगेंस्ट में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो यहाँ पे नहीं अलाउ होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो राज्यसभा का जो वोटिंग है, उसके रिगार्डिंग में नहीं हुआ करता है। राज्यसभा वोटिंग के अंदर में जो ओपन बैलेट है, उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओपन बैलेट जिसके थ्रू में जो जो कैंडिडेट वहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, उनका कोई ना कोई एजेंट है, वो प्रेज़ेंट हुआ करता है। और जिसको आप देखिए कि जो एमएलए के द्वारा वोटिंग किया जाएगा, तो उस समय में उसको शो किया जाता है कि इस पर्सन को उन्होंने वोटिंग है वो यहाँ पे किया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स फर्टिलाइज़र्स के बारे में है। आप देखिए कि हमारे कंट्री का जो कतर एंड कुवैत के वहाँ से फर्टिलाइज़र का भी सप्लाई हुआ करता है। अब ये जो वेस्ट एशिया में जो डिस्टरबेंस हुआ, उसकी वजह से फर्टिलाइज़र का भी जो सप्लाई है उसको इम्पैक्ट हुआ है। आने वाले समय के अंदर में खरीफ का जो क्रॉप है उसको उगाया जाएगा। तो उस दौरान में एसेंशियल्स जो फर्टिलाइज़र है उसका स्टोरेज होना चाहिए हमारी कंट्री के अंदर में। ये पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा कुछ वार्निंग है या कुछ कंसर्न्स है, उनको यहाँ पे शो किया गया। तो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, कंटिन्यूअस हम रीड कर चुके हैं इन बोथ न्यूज़ को, इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जिसके जिसके थ्रू डिटेन्ड किया गया था एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने लद्दाख एरिया से सोनम वांगचुक उनको। अब आप देखिए कि 170 डेज के आसपास उनको कंटिन्यूअस डिटेंशन के अंदर में रखा गया। अब उनको यहाँ से रिलीज किया गया है एनएसए एक्ट के थ्रू में। 1980s का ये एक्ट है जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है उनको पावर देता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के द्वारा किसी भी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है अगर वो पर्सन है वो किसी तरीके से हमारी कंट्री का जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट है वो क्रिएट करता है। लद्दाख के वहाँ पे लोगों का डिमांड था कि उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शन है वो दिया जाए, वहाँ के लोगों को जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, स्पेशली वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो दिया जाए, शेड्यूल 6 के अंदर में उनको इंक्लूड किया जाए। और उसी डिमांड के दौरान में आप देखिए कि वहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट होता है और वायलेंट प्रोटेस्ट के लेटर फेज के अंदर में ये जो एक्टिविस्ट हैं इनको अरेस्ट है वो कर लिया गया था। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए आपको 6 शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे कौन-कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो 6 शेड्यूल के अंदर में आया करते हैं? आप देखिए कि आसाम है, आसाम के अलावा मेघालय है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। और लद्दाख का प्रेज़ेंट समय में डिमांड है कि उनको 6 शेड्यूल के अंदर में इंक्लूड किया जाए। लद्दाख जो प्रेज़ेंट समय में यूनियन टेरिटरी है और आप देखिए कि हमारे कंट्री में जो यूनियन टेरिटरी जिनको कि लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया है, वो कौन-कौन से हैं? फर्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स पुडुचेरी है, पुडुचेरी के अलावा स्टूडेंट दिल्ली है और जम्मू एंड कश्मीर जो कि रिसेंट यूनियन टेरिटरी बना है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को जो बाइफरकेट किया गया था, एक जम्मू एंड कश्मीर है जहाँ पे भी आपको लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका प्रेजेंस है। लद्दाख का भी डिमांड है कि उनको दिया जाए और 6 शेड्यूल में उनको इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सबरीमाला टेम्पल के बारे में है। सबरीमाला टेम्पल जो कि केरल के वहाँ पे सिचुएटेड है। अब आप देखिए कि जो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था 2018 के समय में, जिनमें वुमेन्स उनको अलाउ किया था सबरीमाला टेम्पल के वहाँ पे वर्शिप के रिगार्डिंग में, तो उसी जजमेंट के रिव्यू के रिगार्डिंग में अपना जो सबमिशन किया गया है, जो भी वहाँ पे पार्टीज हैं उस केस के अंदर में। तो केरल गवर्नमेंट ने अपना जो सॉफ्टन स्टैंड है वो रखा है कि वुमेन्स को अलाउ किया जाए सबरीमाला टेम्पल के अंदर में जो वर्शिप है उसके रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि यहाँ पे वर्शिप के लिए क्यों अलाउ नहीं किया जाता है, तो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर में जिन जो भगवान है जिनका वहाँ पे वर्शिप किया जाता है उनका नाम है लॉर्ड अयप्पा। लॉर्ड अयप्पा का वहाँ पे पूजा किया जाता है। तो लॉर्ड अयप्पा आप देखिए कि एक सेलिब्रेट हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य का उनके द्वारा पालन है वो किया गया था, जब उनका जो टाइम पीरियड है उस दौरान में। तो लॉर्ड अयप्पा का ये जो जो कनेक्टिविटी है सेलिब्रेट होने की वजह से वुमेन्स का जो एंट्री है उसको नहीं अलाउ किया जाता है। अब कोर्ट ने उसको अलाउ किया, केरल गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन में अपना जो स्टैंड है वो रखा है कि वुमेन्स को अलाउ है वो यहाँ पे किया जाए। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में है। ज्ञानपीठ जो कि हमारे कंट्री का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, तो जिसका जिसको अनाउंस किया गया है तमिल तमिल लैंग्वेज के जो राइटर हैं उनको आप देखिए कि ये मिला है ज्ञानपीठ का जो अवार्ड है। 1961 के समय फर्स्ट टाइम ये अवार्ड है वो दिया गया था। ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। शेड्यूल 8 के अंदर में जो हमारे यहाँ पे लैंग्वेज है उनको ये दिया जाता है। और शेड्यूल 8 के अलावा आप देखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज है उसके रिलेटेड जो पर्सन है उनको भी ये दिया जाता है। क्या इसके अंदर में स्टूडेंट्स कैश प्राइज हुआ करता है? यस स्टूडेंट्स, कैश प्राइज इस अवार्ड के अंदर में इसका पार्ट है वो हुआ करता है।
और किसी भी लैंग्वेज को अगर ये अनाउंस होता है तो आने वाले 2 ईयर्स के रिगार्डिंग में उस लैंग्वेज से रिलेटेड जो पर्सन है उनको जो ज्ञानपीठ का जो अवार्ड है वो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो जीपीएस सिस्टम है जिसको कि हम नाविक के नाम से जानते हैं, या इंडियन रीजनल नेविगेशन जो सैटेलाइट सिस्टम है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो कि इंडिया और उसके नियर बाई एरियाज के अंदर में 1500 किलोमीटर का जो एरिया है जिसको कि जीपीएस जो ग्लोबल पोजिशनिंग जो सिस्टम है या किसी भी पर्सन का जो लोकेशन है उसके बारे में जो जानकारी है, डिवाइस का जो जानकारी है वो प्रोवाइड करता है। तो आप देखिए कि 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये जो 1500 किलोमीटर है उसको 7500 के साथ में क्वेश्चन में रिप्लेस कर दिया गया था। तो ऐसे यूपीएससी रिप्लेस करता है डिजिट्स को जो किसी भी स्कीम के बारे में, किसी भी जो जो नया इनिशिएटिव है उसके बारे में हो। अब देखिए कि स्टूडेंट्स आईआरएनएसएस का जो एटॉमिक क्लॉक है उसके अंदर में डिस्टरबेंस हुआ है, जो नाविक सिस्टम का जो वर्किंग प्रोसेस है उसको यहाँ पे डिस्टर्ब है वो करेगा। इसरो ने बताया है कि आने वाले समय के अंदर में वो सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे जो कि यहाँ पे जीपीएस का जो वीकनिंग वीकनिंग जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो सैटेलाइट्स उसको रिप्लेस करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में फुल्ली वे के अंदर में फंक्शनल है वो हो सके। वैसे तो अगर हम जो लोकेशन के बारे में रीड करें तो जीपीएस को यूज किया जाता है, बट नाविक हमने इस वजह से डेवलप किया है कि जिससे कि कोई भी इमरजेंसी का सिचुएशन है, जब ग्लोबल कंट्रीज हमको यहाँ पे जो लोकेशन है उसका जानकारी नहीं देते हैं, जीपीएस का यूज करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, तो उस समय हम हमारा जो खुद का यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम है उसको यूज कर सकें। 99 के समय में आप देखिए कि कारगिल वॉर के दौरान में यूएस ने हमें जीपीएस को अलाउ नहीं किया था मिलिट्री यूज के लिए, जिसको हम काफ़ी बेटर वे के अंदर में यूज करते, काफ़ी बेटर रिजल्ट्स वो हमको मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर में अचीव होते। तो यूएस के द्वारा वो डिनाई किया गया था। उसके बाद में 2013 से लेकर 2018 तक हमने 8 सैटेलाइट्स जिनको कि प्लेस किया ऑर्बिट के वहाँ पे, और 8 सैटेलाइट्स को आप देखिए कि लॉन्च करने के बाद में हमारा ये जो नाविक सिस्टम है वो एग्जिस्टेंस में आया। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे यहाँ पे जिस तरीके से नाविक है, चाइना के अंदर में जो जो वहाँ पे जीपीएस का जो सिस्टम है उसका नेम क्या है? तो चाइना के वहाँ पे बेड्यू नाम से जो नेविक सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है। यूरोपियन यूनियन के वहाँ पे जो नेविक सिस्टम है उसका जो नेम है वो क्या है? उनका जो नाम है आप देखिए कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ग्लोबल नेविगे जीएनएसएस के नाम से उनका एग्जिस्ट करता है। जापान का भी है, आप देखिए कि जेनिथ नाम से जापान का एग्जिस्ट किया करता है। फॉर्मर हमारे जो डिफेंस फोर्स के जो पर्सनल हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक ऑफिसर रहे हैं, उनके द्वारा बिहार के जो गवर्नर हैं उसके पोस्ट के लिए आप देखिए बहुत प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया गया है। क्या एक पर्सन को टू या मोर आप देखिए कि एक या एक से अधिक 2 स्टेट्स का जो गवर्नर है वो अपॉइंट किया जा सकता है क्या? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये डिसीजन लिया गया था कि एक पर्सन है जिसको कि 2 के आसपास जो स्टेट्स हैं उनका गवर्नर है वो अपॉइंट किया जा सकता है। एनटीसीए के डाटा को यूज करते हुए महाराष्ट्र का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे एमएलए के द्वारा बताया गया है कि लास्ट 1 ईयर के दौरान में 41 के आसपास जो जो टाइगर्स का जो डेथ हुआ है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। कंप्लीट कंट्री के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो 166 जो टाइगर हैं उनका यहाँ पे डेथ हुआ है। और आप देखिए कि TX2 नाम से एक इनिशिएटिव है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ था 2010 के समय में, सेंट पीटर्सबर्ग समिट, जिसमें डिसीजन लिया गया था कि टाइगर का जो पॉपुलेशन है उसको हमें डबल करना है 2022 के समय में। और इंडिया ने इस जो टारगेट है उसको अचीव किया है पिछले कुछ समय से। जिस तरीके से हमने टाइगर प्रोटेक्शन, टाइगर कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हमने कैरी आउट हैं वो किए हैं। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे टाइगर का जो संख्या है वो डिक्लाइन हो गया था, वहाँ पे रिवाइवल हुआ है टाइगर का जो संख्या है। हमारे यहाँ पे जो एनटीसीए है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है टाइगर्स के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में, प्रोटेक्टेड एरिया को सेटअप करना हो, टाइगर रिजर्व को रिकॉग्नाइज करना हो। एनटीसीए को कब सेटअप किया गया था स्टूडेंट्स? 2006 के समय इसको सेटअप किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसको अमेंड करते हुए एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसका इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ है। तो ये टाइगर के पॉपुलेशन के बारे में था, जो जो कुछ पोचिंग की वजह से, कुछ यहाँ पे आप देखिए कि ह्यूमन लाइफ की वजह से, जो कन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पे डेथ हुआ है कुछ टाइगर्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में है,
1955 का ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जो कि यूनियन गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। यूनियन गवर्नमेंट को एम्पावर किसके रिगार्डिंग में करता है? किसी भी कमोडिटी का जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट यहाँ पे डिसीजन ले सकता है। अब कौन कौन से ऐसे कमोडिटी हैं, जैसे कि आप देखिए कि ड्रग का जो सेक्टर है उसका जो प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग में, फर्टिलाइजर है, ड्रग है, फर्टिलाइजर है, फूड का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में, एडिबल ऑयल्स हैं, फ्यूल्स हैं, सीड्स हैं, तो इनके रिगार्डिंग में डिसीजन गवर्नमेंट यहाँ पे ले सकता है। इसी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को यूज किया गया एलपीजी के सप्लाई के रिगार्डिंग में कि किसी पर्सन के द्वारा होर्डिंग है वो ना किया जाए, और ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है डिसीजन लेने के लिए ये एक्ट यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि ओबीसी का जो कैटेगरी है उसके अंदर में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो यूपीएससी का ही जो कोचिंग का जो सेक्टर है उससे रिलेटेड एक पर्सन है, यूपीएससी प्रेप नाम का जो कोचिंग है उससे रिलेटेड एक पर्सन है जिन्होंने ये पिटीशन फाइल किया था उन सर ने, और उन्होंने आप देखिए कि कोर्ट के अंदर में अपना जो आर्ग्यू किया, जिसके अंदर में कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इनकम ओनली क्राइटेरिया नहीं रहेगा ओबीसी के अंदर में जो क्रीमी लेयर है उसको डिसाइड करने के लिए। ये बेसिकली पीएसयू का जो सेक्टर है उससे बिलोंग करने वाले जो जो पर्सन है उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, उनको ये रिलीफ है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो ओबीसी सेक्टर के बारे में था। क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है जो कि 1992 के समय इंदिरा साहनी है, इंदिरा साहनी के जजमेंट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आता है कि ओबीसी का जो सेक्टर है जिसके ऊपर में कुछ इनकम के क्राइटेरिया उसको लगा दिया गया। इनकम के अलावा आप देखिए कि और भी यहाँ पे जो क्राइटेरिया हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो पर्सन को क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर के अंदर में डिफ्रेंशिएट है वो किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पैसिव यूथेनेशिया के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया गया है 2018 में कॉमन क्योज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है जिसके थ्रू यूथेनेशिया को अलाउ किया था कि आर्टिकल 21 के थ्रू किसी भी पर्सन को डिग्निफाइड मैनर के अंदर में राइट टू डाई का जो यहाँ पे प्रोविजन है वो होना चाहिए। अब आप देखिए कि राइट टू डाई में ये नहीं है कि एक्टिव यूथेनेशिया को अलाउ किया गया है। एक्टिव यूथेनेशिया हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं है। एक्टिव यूथेनेशिया क्या है? किसी पर्सन को लीथल ड्रग है वो देना और उसके बाद में उसका डेथ होना। पैसिव यूथेनेशिया क्या है? जिसके अंदर में जो असेंशियल यहाँ पे ड्रग है, कोई पर्सन है जो वेजिटेटिव स्टेट के अंदर में है तो उसको यहाँ पे विड्रॉवल कर लिया जाए और उनका पीसफुल वे के अंदर में जो डेथ है वो हो यहाँ पे। तो अलाउ इस वजह से किया गया कि एक स्टूडेंट थे 13 ईयर से कंटिन्यूस कोमा का सिचुएशन के अंदर में है, उनका हेल्थ कंडीशन है वो बेटर नहीं है और एक ऐसे सिचुएशन में वो पहुंच चुके हैं जब वहां से जो वापस से नॉर्मल लाइफ के अंदर में बैक करना है वो पॉसिबल नहीं है। तो उस दौरान में उनके पेरेंट्स का पिटीशन था जब सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम इसको अलाउ किया था। एक काफी फेमस केस है 2011 का अरुणा सानबाग केस है, जिसमें पैसिव यूथेनेशिया जो यूथेनेशिया का जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कशन था। अरुणा सानबाग केस है जो काफी फेमस है। फिर आप देखिए कि यूएस ने कहा है कि वो कंटिन्यूस एशिया पैसिफिक के रीजन के अंदर में सप्लाई है उसको कर सकते हैं, बट सप्लाई का जो जो कंटिन्यूस हो सके उसके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एरिया के अंदर में काफी सारे कंट्रीज को अपना जो वेसल्स है उनको डिप्लॉय करना होगा, जिससे कि ईरान को रेगुलेट किया जा सके, जो ये यहाँ पे अपना कंट्रोल है वो ना सेटअप करे। अब आप देखिए कि कौन कौन से कंट्री का उन्होंने नाम लिया है कि चाइना अपना जो वेसल है उसको सप्लाई करे, अपने नेवल फोर्स को सप्लाई करे यहाँ पे, फ्रांस को भी किया जाए, जापान के द्वारा भी किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्यूबा के बारे में है, क्यूबा के वहाँ पे आप देखिए कि जो प्रोटेस्ट हुआ है और जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो ऑफिस है जिसको कि वहाँ पे जो जो वायलेंट प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला। एशिया पैसिफिक में यूएस ने कहा है कि वो अपना असेंशियल सप्लाई है एक रिलायबल पार्टनर के रूप से सेटअप होंगे, वो अपना जो सप्लाई है उसको कैरी आउट करेंगे। और नीदरलैंड के वहाँ पे जो जूइश कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट में एक अटैक देखने के लिए मिला, जिसको कि एंटी सेमिटिज्म के जो अटैक है उसके रूप से हम कंसिडर किया करते हैं। तो नीदरलैंड के वहाँ पे अटैक हुआ है। लेबनान के वहाँ पे इजरायली फोर्सेज ने अपना स्ट्राइक किया जिसमें कुछ कैजुअलिटीज आई हैं। लितानी नाम का एक नदी है, लितानी नाम का एक नदी है जो कि इजराइल और लेबनान का बिटवीन में एक बाउंड्री क्रिएट करता है। अजीबुल्ला का प्रेजेंस हुआ करता है सदर्न लेबनान के वहाँ पे। और आप देखिए कि लेबनान के अंदर में जो पॉलिटिकल जो डोमेन है उसके अंदर में आपको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ का जो कम्युनिटीज है उसके बिटवीन में मिलेगा। तो ये लेबनान के बारे में था। फिर ईरान के बारे में है, ईरान के वहाँ पे जो अटैक्स हुए हैं उसके पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आज संडे का न्यूज़पेपर है तो जो द हिंदू के अंदर में आप देखिए कि फोटो के थ्रू शो किया जाता है।
तो यहाँ पे जिस तरीके से एलपीजी का सप्लाई में डिस्टरबेंस हुआ, तो उसके बाद में हमारा जो ट्रेडिशनल जो कुकिंग के एरियाज हुआ करते थे, जिसमें वुड को यूज किया जाता था एज ए फ्यूल के रूप से, तो उस वर्किंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।